Hi everybody, this is Sachin Antil. In last class we have ended up with the digestion and now today we will continue with absorption. Absorption. Absorption अपना फर्स्टली स्टार्ट होता है बक्कल कैविटी से. तो बक्कल कैविटी में अपना किस किस चीज का एब्जॉर्प्शन होता है? वाटर, वाटर soluble vitamins, प्लस फ्यू ड्रग्स. अपनी जो बक्कल कैविटी है उसमें कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है, वो है वाटर, वाटर soluble vitamins एंड फ्यू ड्रग्स. ड्रग्स में भी एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे कि एस्पिरिन. एस्पिरिन इज मोस्ट रेडली एब्जॉर्ब्ड इन आवर स्टमक एंड जो बक्कल कैविटी यहाँ पे मिनिमम एब्जॉर्प्शन टेक प्लेस करता है. मिनिमम एब्जॉर्प्शन. तो अगर हम पूछे कि एब्जॉर्प्शन इतना कम क्यों है बक्कल कैविटी में, तो उसका रीजन ये है कि अपनी बक्कल कैविटी में जो स्पेस है या फिर एरिया बोल सकते हैं वो काफी कम है या फिर लिमिटेड है. द सेकंड प्लेस इज स्टमक. जिन जिन चीजों का एब्जॉर्प्शन अपना बक्कल कैविटी में हुआ उन सब चीजों का एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी हो सकता है. प्लस इथेनॉल. इथेनॉल क्या है? इथाइल अल्कोहल प्रेजेंट इन बेवरेजेस. इथाइल अल्कोहल जो अपने खाने पीने की चीज़ों में होता है जैसे कि अल्कोहल वगैरह होता है उनमें जो होता है इथाइल अल्कोहल होता है, तो उसका रेडली एब्जॉर्प्शन अपना स्टमक में होता है. और बाकी जो चीज़ें जिनका एब्जॉर्प्शन बक्कल कैविटी में हो चुका उनका एब्जॉर्प्शन स्टमक में भी हो सकता है. देन द थर्ड थिंग इज जो अपना थर्ड प्लेस होगा स्मॉल इंटेस्टाइन. दिस इज अ मेजर साइट फॉर एब्जॉर्प्शन. ये मेजर साइट है एब्जॉर्प्शन के लिए. तो जो अपने कार्बोहाइड्रेट्स से उनके डाइजेशन के बाद हमें क्या मिला था? मोनोसैकेराइड यूनिट्स. तो फर्स्ट इज मोनोसैकेराइड्स. तो मोनोसैकेराइड्स में जितना क्या था उसमें था हमारे पास ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, देन गैलेक्टोज. जो अपने ग्लूकोज, गैलेक्टोज या फिर फ्रक्टोज है, जो ग्लूकोज ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट है. हम इसको ऐसे ही जाने नहीं दे सकते कि इसको अपना निकल जाने दे. तो इसका जो एब्जॉर्प्शन हो टोटल एब्जॉर्प्शन होना चाहिए. फर्स्टली आवर बॉडी ट्राइज टू एब्जॉर्ब इट थ्रू डिफ्यूजन. फ्रक्टोज को भी डिफ्यूजन के थ्रू एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेगी, सिमिलरली गैलेक्टोज को भी. बट फिर भी अगर कुछ अमाउंट ऑफ ग्लूकोज बच जाता है देन बॉडी विल एब्जॉर्ब इट एक्टिवली by active transport, then fructose by specificated transport and again active transport in galactose. तो इस तरह से बॉडी ग्लूकोज को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी अगर उसका कुछ अमाउंट डाइजेशन के लिए फिर भी बच जाता है तो. देन जो सेकंड थिंग थी वो थी प्रोटीन्स. प्रोटीन के डाइजेशन के बाद हमें मिले थे अमाइनो एसिड्स. अमाइनो एसिड्स. देन लिपिड से मिली थी हमें फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स. प्लस glycerols and in last we have water plus vitamins plus minerals plus nitrogenous bases. Also do we have bile salts. तो जो इन तीनों का है वो एब्जॉर्प्शन अब हो चुका है.
तो एब्जॉर्प्शन के बाद ये कहाँ जाएंगे, ये जाएंगे ब्लड में, दे विल एंटर टू ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल में, ब्लड वेसल्स के अंदर जाने के बाद ये ब्लड के थ्रू दे विल गो टू mesenteric vein में। Then through mesenteric vein they enter to hepatic portal system। और जो अपना हिपैटिक पोर्टल सिस्टम है उसके थ्रू ये अल्टीमेटली हमारी लीवर के पास जाएंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था, लीवर के पास जाएंगे डिटॉक्सिफाई होने के लिए। तो अपने जो अमाइनो एसिड्स हैं, अमाइनो एसिड्स भी अपने दो तरह के होते हैं, एसेंशियल और नॉन एसेंशियल। तो उसी बेसिस पे जो एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होंगे दे विल बी एक्टिवली एब्जॉर्ब, एंड कुछ और फ्यू अमाइनो एसिड्स हैं they will be absorbed by facilitated diffusion। तो सिमिलरली जो अमाइनो एसिड्स है ये भी ब्लड स्ट्रीम में एंटर करेंगे और दे विल फॉलो द सिमिलर पाथ। देन जो फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स है, जो अपने फैटी एसिड और ग्लिसरॉल उनका डायरेक्ट एब्जॉर्प्शन हो नहीं सकता है बिकॉज दे आर वाटर इनसोल्युबल। तो उनको एब्जॉर्प्शन के लिए, करवाने के लिए उनका एब्जॉर्प्शन हमें उनको एक सुटेबल फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा, जिस फॉर्म में आने के बाद वो रेडली इजिली वी कैन से एब्जॉर्ब हो पाए। तो उसके लिए उसमें एक छोटा सा प्रोसीजर होता है जिससे वो एक एब्जॉर्बेबल फॉर्म में चेंज हो जाते हैं। सपोज दिस इज द कोलिमिनर एपिथेलियल इंटेस्टाइनल सेल ऑफ म्यूकोसा। ये अपनी जो इंटेस्टाइन की म्यूकोसा है उसमें कोलिमिनर एपिथेलियल सेल है, मान सकते हैं वैसा। तो जो ये फैटी एसिड प्लस ग्लिसरॉल्स है वो इसमें एंटर करेंगे, प्लस वी कैन राइट फैट सोल्यूबल विटामिन्स आल्सो। और जो फैट सोल्यूबल विटामिन्स है वो भी इसके साथ एंटर करेंगे। सपोज दिस इज द न्यूक्लियस ऑफ द सेल, ये अपने सेल का न्यूक्लियस है, एंड दीज आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस इज द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दैट इज डिवाइड ऑफ राइबोसोम, एंड दिस इज द रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। और जो राइबोसोम्स का चीफ फंक्शन है वो क्या है, वो है प्रोटीन का सिंथेसिस करना। तो ये इसके पास, इसमें पास होंगे, यहाँ से आएंगे, प्रोसेस होने के बाद हमें कुछ इस तरह से प्रोडक्ट मिलेगा। दीज आर आवर फैट सोल्युबल विटामिन्स, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स, एंड दे हैव कंटेन्स अ प्रोटीन लेयर। इनके चारों तरफ एक प्रोटीन लेयर होगी। तो जो ये एक असेंबली तैयार हो गया, ये हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो अंदर है, अंदर इसमें लिपिड कंटेंट और बाहर इसमें प्रोटीन कंटेंट। सो इसको हम बोल सकते हैं लिपोप्रोटीन। लिपोप्रोटीन। और जो लिपोप्रोटीन यहाँ पे तैयार होता है कैसा होता है, लो डेंसिटी होता है। सो वी कैन कॉल इट एज एलडीएल, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन्स। और जो मोस्ट कॉमन जो लिपोप्रोटीन लो डेंसिटी वाला सिंथेसाइज होता है दैट इज काइलोमाइक्रोन। Chylomicrons, the most common low density lipoprotein synthesized is chylomicron। तो फिर जो ये अपना लिपोप्रोटीन है ये कहाँ जाएगा, these will enter to our lacteals। स्मॉल इंटेस्टाइन जब मैंने आपको कराया था तो मैंने आपको लैक्टेल का स्ट्रक्चर समझाया था। जो अपनी स्मॉल इंटेस्टाइन के ऊपर माइक्रोविलाइज प्रेजेंट होती है उनमें कुछ इस तरह से, ये सेंटर में एक लैक्टील प्रेजेंट होती है एंड इसके साइड में इस तरह से ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। तो जो अपनी ये लैक्टील है इसमें क्या होता है, लिम्फ होता है। तो जो अपने लैक्टील्स में जो लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन है ये लैक्टील्स के थ्रू लिम्फ की स्ट्रीम में एंटर कर जाएगा, एंड देन फ्रॉम हियर इट विल गो टू हिपैटिक पोर्टल सिस्टम एंड देन टू लीवर। तो ये इस तरह से हिपैटिक पोर्टल सिस्टम में पहुंच के लीवर तक पहुंच जाएगा। जो अपना लास्ट चीज है वो है वाटर, विटामिन्स, मिनरल्स, नाइट्रोजनस बेसिस एंड बाइल सोर्स। जो अपनी ये तीन चीजें हैं
ये काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। हम इनको ये तो नहीं बोल सकते कि मतलब ये इतने जरूर इनके बिना हम मर सकते हैं, ऐसा तो कुछ है नहीं। पर जो ये है, इनके प्रेजेंट होने से बॉडी की फंक्शनिंग ईजी हो जाती है, फैसिलिटेट करते हैं बॉडी फंक्शनिंग को। अगर इनमें से कई चीजें एब्सेंट होंगी, मान लिया कि अगर हमारे कई सारे विटामिन एब्सेंट है, तो उनकी डेफिशिएंसी से, उनकी कमी से हमें कुछ बीमारियां हो सकती है। सो फॉर द प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें क्या होता है, जो अपनी बॉडी है, फर्स्टली वो डिफ्यूजन से कोशिश करेगी। अगर डिफ्यूजन से काम नहीं चलता तो फिर बाकी चीज़ों को एक्टिवली एब्जॉर्ब करेगी। तो फिर देन जो अपना आयरन होता है और जो अपना विटामिन ए होता है, इन दोनों का जो एब्जॉर्प्शन होता है वो होता है डिओडेनम में। डिओडेनम इज द साइट फॉर कंप्लीट एब्जॉर्प्शन ऑफ आयरन एंड विटामिन ए। जो कंप्लीट एब्जॉर्प्शन आयरन का होगा वो डिओडेनम में होगा। देन जो एक चीज हमने पढ़ी थी कि जो अपना विटामिन बी 12 होता है, उसके एब्जॉर्प्शन के लिए हमें क्या चाहिए होता है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर CIF। एंड एक चीज और थी हमारे पास, वो क्या थी, जो अपने विटामिन डी प्लस कैल्शियम आयंस, इनका भी कैसा होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट सिंपली बोले तो मतलब बाय यूजिंग द एनर्जी एक्सपेंडिचर के बेसिस पे इनका ट्रांसपोर्ट होता है। मतलब इनको ट्रांसपोर्ट करने के लिए हमें अपनी कुछ एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। जो अपना विटामिन है, विटामिन डी, दिस इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम आयंस। विटामिन डी के बगैर कैल्शियम आयन का एब्जॉर्प्शन नहीं हो सकता है। तो इस तरह से अपना जो एब्जॉर्प्शन है कंप्लीट होता है। एंड देन दे विल आल्सो गो टू ब्लड, and from blood they will go to hepatic portal system, and then ultimately they will reach to the liver। तो इस तरह से अपने स्मॉल इंटेस्टाइन में एब्जॉर्प्शन का जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होता है। जो फोर्थ प्लेस रह जाता है दैट इज अवर लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में किसका एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर प्लस मिनरल्स प्लस vitamins plus few amino acids also। तो जो अपने ये vitamins और अमाइनो एसिड हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में आए कैसे, जो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन होती है, मैंने उसके टाइम पे जब आपको बताया था तब बताया था कि जो लार्ज इंटेस्टाइन में केकम पार्ट होता है उसमें ई कोलाई की सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है। ई कोलाई प्रेजेंट इन केकम of large intestine। E. coli present in cecum of large intestine in symbiotic relation। तो कुछ विटामिन और कुछ अमाइनो एसिड का सिंथेसिस वो करती है। विटामिन अपने होते हैं जैसे कि विटामिन के प्लस विटामिन B1 then B12, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स। तो इन चीजों का एब्जॉर्प्शन होगा वो अपनी लार्ज इंटेस्टाइन में होगा। जो इसके बाद जो अपना चीज आती है वो आती है एसिमिलेशन। द फोर्थ स्टेप इज एसिमिलेशन। Assimilation will take place in inside cells। सेल्स के अंदर एसिमिलेशन होता है। तो जो फर्स्ट थिंग अपनी वो है, जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं उनसे हमें मोनोसेक्राइड्स मिल गए थे डाइजेशन के बाद। एब्जॉर्प्शन पे मोनोसेक्राइड में सिर्फ हमारे पास जो बचता है वो है मेजरली ग्लूकोज हमारे पास बचता है। ग्लूकोज क्यों बचता है,
क्योंकि जो भी फ्रुक्टोज होता है फिर गैलेक्टोज होता है वो सारे ब्रेक डाउन करके ग्लूकोज में चेंज हो जाते हैं। जो ग्लूकोज है उसके डायरेक्ट हमारे पास स्टोरेज के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि हम उसको एज इट इज स्टोर कर पाए। तो इसका जो फर्स्ट फंक्शन है वो है सेलुलर रेस्पिरेशन। ग्लूकोज हेल्प करता है सेलुलर रेस्पिरेशन में टू प्रोड्यूस एटीपी। एंड द सेकंड इज जो अपना ग्लूकोज है बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन इट विल चेंजेस टू ग्लाइकोजन। मतलब जो अपना ग्लूकोज है हम उसको एज इट इज ग्लूकोज की फॉर्म में ही बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, तो उसको एक स्टोरेबल फॉर्म में चेंज करा जाता है, दैट इज ग्लाइकोजन, जिसको हम एनिमल स्टार्च के नाम से भी जानते हैं। और ये कहाँ कहाँ स्टोर होता है? इट विल स्टोर्ड इन मसल्स प्लस लिवर। लिवर में और मसल में अपना जो ग्लाइकोजन स्टोर होता है। देन द सेकंड थिंग इज जो अपने प्रोटीन से हमें मिल गए थे अमाइनो एसिड्स। अब जो अमाइनो एसिड्स हैं उनको देख लेते हैं एक बार। अमाइनो एसिड्स, जो अमाइनो एसिड्स का फंक्शन क्या होता है? वो होता है प्रोटीन सिंथेसिस। जो अपने अमाइनो एसिड्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। देन सेकेंडली बॉडी की मस्कुलर डेवलपमेंट, दैट इज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ आवर बॉडी। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। देन जो लास्ट फंक्शन बचता है जो इम्पोर्टेंट वो है अमाइनो एसिड्स से ग्लूकोज बनाना। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस। देन जो थर्ड थिंग इज जो अपने आते हैं फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स। फैटी एसिड और ग्लिसरॉल्स इनका क्या रोल होता है? प्रोवाइड एनर्जी, हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। दूसरा रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी, रिजर्वोयर ऑफ एनर्जी। एंड थर्ड फैटी एसिड्स प्लस ग्लिसरॉल्स, they are used to form glucose and this is also called as gluconeogenesis. Neogenesis। तो जो सिंपली जो न्यू का मतलब क्या होता है? न्यू। एंड जेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन, मतलब किसी नए सबस्ट्रेट से ग्लूकोज के फॉर्मेशन को बोलेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। other than carbohydrates, other than carbs। जो यूजुअल हम ग्लूकोज फॉर्मेशन जो बॉडी में यूज करते हैं एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, दैट इज अवर कार्बोहाइड्रेट्स। पर अगर कार्बोहाइड्रेट सोर्स ना हो, कुछ और सोर्स हो, तो उस प्रोसेस को ग्लूकोनियोजेनेसिस बोला जाता है, अदर देन कार्बोहाइड्रेट एंड सबस्ट्रेट। तो इन दोनों को हम कब यूज करते हैं? ड्यूरिंग स्टार्वेशन कंडीशंस। नॉर्मल कंडीशंस में हम इसको बॉडी हमारी इसको फॉलो नहीं करती है, खाली स्टार्वेशन कंडीशंस है उस टाइम पे इसको हम यूज करते हैं हमारी बॉडी। जो अपने फैटी एसिड्स है मैंने आपको पहले भी समझाया था कि उसको हम एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए नॉर्मल कंडीशंस में यूज नहीं करते हैं, क्योंकि उनका जो ऑक्सीजन कंटेंट है कम है। उन्हें अपने मेटाबॉलिज्म के लिए और ज्यादा ऑक्सीजन की डिमांड होती है, जो कि नॉर्मल कंडीशंस में बॉडी कभी भी अलो नहीं करेगी। जब हम स्ट्रेनस एक्सरसाइज करते हैं फिर स्टारवेशन की कंडीशन होती है, उस टाइम पे हमारी बॉडी फैट्स को यूज करती है एज ए सोर्स टू प्रोवाइड एनर्जी। एंड द लास्ट थिंग इज विटामिन्स प्लस मिनरल्स प्लस H2। इनका ऐसा कोई स्पेसिफिक रोल तो है नहीं, पर जो इनके जो भी है इनकी इंपॉर्टेंस मैं बताता हूँ।
फर्स्ट इज मेटाबॉलिक एक्टिविटी, मेटाबॉलिक एक्टिविटी ये उनको सपोर्ट करते हैं। सेकेंड थिंग इज एंजाइमेटिक एक्टिविटी एंजाइमेटिक एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं। एंड द थर्ड थिंग इज प्रोटेक्टिंग इन नेचर, प्रोटेक्टिंग इन नेचर मतलब दे आर एसेंशियल फॉर द वेलबींग ऑफ आवर फंक्शनिंग ऑफ आवर बॉडी। अगर इनकी कमी होगी तो क्या होगा, हमें कुछ डिजीज हो सकती है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन लास्ट स्टेप दैट इज रिमेनिंग इज egestion. Egestion is the removal of undigested or nitrogenous waste through anus. This is called as egestion. Is the process of removal of undigested food or nitrogenous waste through anus. This is called as digestion. तो जो अपना लार्ज इंटेस्टाइन होता है उसमें क्या होता है, उसमें फर्स्ट जो पार्ट होता है वो होता है कोलोन। लार्ज इंटेस्टाइन में होता है कोलोन। कोलोन में क्या होता है, पेरिस्टालसिस। देन जो अपना सेकंड पार्ट आता है रेक्टम। रेक्टम में क्या होता है, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड, टेम्परेरी स्टोरेज ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड। मतलब इजेशन से पहले थ्रो रिमूवल, बिफोर रिमूवल थ्रू द एनस, कुछ टाइम के लिए जो फूड का टेम्परेरी स्टोरेज होता है वो रेक्टम में होता है। एंड द फाइनल इज लास्ट पार्ट इज एनस, through which the food get exit from body, एंड जो अपना फीकल मैटर होता है उसकी कंपोजिशन क्या होती है, 3/4 तो उसमें पानी होता है, 3/4 वाटर प्लस सेल्यूलोज प्लस vitamins प्लस मिनरल्स प्लस कोलेस्ट्रॉल प्लस अनडाइजेस्टेड फूड प्लस स्टर्कोबिलिन एंड स्टर्कोबिलिनोजन। जो अपने स्टर्कोबिलिन और स्टर्कोबिलिनोजन ये है, जो स्टर्कोबिलिन और स्टर्कोबिलिनोजन है ये है डेरिवेटिव्स ऑफ बाइल सॉल्ट्स, बाइल पिगमेंट्स। These are derivatives of our bile pigments. So now with this we have completed with our chapter digestion and absorption. Thank you guys for listening me carefully. Stay tuned for the next chapter.